Hi guys, welcome to the Al Academy. ये ट्रांसलेशन स्टडीज की सेकेंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने एक ओवरव्यू दिया था सब्जेक्ट्स के बारे में। कुछ टॉपिक्स हमने कवर किए थे, फॉर एग्जांपल ट्रांसलेशन की डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, एंड ऑल्सो वी गॉट टू नो व्हाट इज सोर्स लैंग्वेज एंड व्हाट इज टारगेट लैंग्वेज। इसके अलावा भी हमने कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा गाइज, सेकेंड ईयर में, थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में स्किल एनहांसमेंट कोर्स में अगर आप इंग्लिश चूज करते हैं तो पेपर का टाइटल है ट्रांसलेशन स्टडीज। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने थर्ड सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट लिया हो, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने फोर्थ सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट लिया हो। तो सब्जेक्ट्स के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सेकेंडली, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमने जो पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे। अगर आपने लास्ट वीडियो अटेंड नहीं की है, नहीं देखी है, मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे, जरूर देखिएगा। इसके बाद इस वीडियो में, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, हम बात करने वाले हैं एक क्वेश्चन के बारे में। एक क्वेश्चन जो स्कूल ऑफ ओपर लर्निंग के स्टूडेंट्स के स्टडी मटेरियल में यूनिट नंबर 1 के क्वेश्चंस में दिया हुआ है। अब देखिए, बेशक आप रेगुलर मोड के स्टूडेंट हो या एनसी वेब के हो या स्कूल ऑफ ओपर लर्निंग के स्टूडेंट हो, सिलेबस सभी का सेम है, ठीक है। लेकिन जो स्टडी मटेरियल जिसमें से हमने क्वेश्चन निकाला है वो स्कूल ऑफ ओपर लर्निंग के स्टूडेंट का है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है गाइस, इट बिगिंस विद अ पैसेज। ये आपको इंग्लिश में गिवन है, आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। जिन स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट अभी नहीं पता है, आई एम अज्यूमिंग जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखी है, उनके लिए मैं एक बार क्वेश्चन पेपर दिखाना चाहूंगा। देखिए कि स्क्रीन पर ये कुछ क्वेश्चन पेपर्स हैं, हमने 4-5 क्वेश्चन पेपर्स कंपाइल किए हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। पहली बात, अगर आप थर्ड सेमेस्टर में हैं तो ये फोर्थ सेमेस्टर देके कंफ्यूज नहीं होइएगा। मैंने ऑलरेडी बताया है वीडियो के स्टार्टिंग में कि कुछ स्टूडेंट्स ये सब्जेक्ट थर्ड सेमेस्टर में पढ़ते हैं, कुछ स्टूडेंट्स फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ते हैं। तो ये है गाइस लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर ऑफलाइन मोड का, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें सीधा सीधा आपको ट्रांसलेशन करनी है। यही चीज मैं फर्स्ट वीडियो से लेकर अब तक मैं बताता आ रहा हूं कि थियोरी पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए, लेकिन उसके साथ साथ आपका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ना गाइस ट्रांसलेशन का, वो होना बहुत जरूरी है। क्योंकि एग्जाम में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इस क्वेश्चन पेपर में पार्ट ए में, यानी पार्ट ए में जो क्वेश्चंस हैं वो 10 मार्क्स कैरी करते हैं, ठीक है। इसमें जो 5वां क्वेश्चन है उसे पढ़िए और देखिए अगर आप आंसर कर पाते हैं। अगर नहीं कर पाते हैं, नो प्रॉब्लम, मैं चाहूंगा गाइस आप अटेम्प्ट कीजिए। ये जो हिंदी में ईडियम्स लिखी हैं, इनके इंग्लिश इक्विवेलेंट्स आप लोग लिखिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए। नेक्स्ट वीडियो में इसके आंसर डिस्कस करेंगे। बाय द वे, आंखें खुली की खुली रह जाना, इधर कुआं उधर खाई, एक तीर से दो निशाने, दूर के ढोल सुहावने लगना, घर की मुर्गी दाल बराबर। मुझे नहीं लगता इनमें से कोई भी ऐसी ईडियम है जो आप लोगों ने नहीं सुनी है या आपने नहीं यूज की है अपनी लाइफ में। दैट मीन्स ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं, लेकिन हमारी एबिलिटी होनी चाहिए कि हम इन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाए, इनके इंग्लिश इक्विवेलेंट्स हम लिख पाए। सिमिलरली गाइस, अगर आप पार्ट बी देखिएगा, इसमें जो क्वेश्चंस हैं 15 मार्क्स कैरी करते हैं। इसमें देखिए 15 मार्क का एक क्वेश्चन है, आपको एक अनसीन पैसेज दिया गया है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इट सेज ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू हिंदी, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको पैसेज इंग्लिश में ही दिया जाएगा, ऐसा भी हो सकता है कि आपको पैसेज हिंदी में दिया जाए और आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो। तो इस क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग ये जो पैसेज है, ये देखिए, ये आपको इंग्लिश में गिवन है, आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। किसी ना किसी वीडियो में हम जरूर इसका भी आंसर डिस्कस करेंगे। राइट नाउ मैं ये बताना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट कैसा है, ये जरूरी क्यों है कि थियोरी पढ़ने के साथ साथ इस सब्जेक्ट में आप एक्चुअली ट्रांसलेशन करिए, क्योंकि एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। एक और क्वेश्चन पेपर देखिए, इवन दो ये ऑनलाइन मोड का है गाइस, लेकिन क्वेश्चंस फिर भी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें भी ऐसे क्वेश्चंस हैं, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यहां पर भी आपको इंग्लिश इक्विवेलेंट्स देने हैं इन इडियम्स के।
और बहुत कॉमन ईडियम्स हैं। आई एम श्योर गाइस सभी स्टूडेंट्स ने ये ईडियम सुने होंगे। देखिए, अंत भला सब भला, है ना, अंत भला तो सब भला, अंधों में काना राजा, घर का भेदी लंका ढाए, गरजने वाले बरसते नहीं है। उसके बाद देखिएगा पार्ट बी में, इसी क्वेश्चन के पार्ट बी में जो क्वेश्चंस गिवन है, न्यायपालिका, ये ऐसे कुछ शब्द आपको गिवन है, आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ गाइस कि आपका एग्जाम ऑफलाइन होगा। ऑब्वियसली हो सकता है इतना इजी क्वेश्चन आपको ना आए, लेकिन ये जो ईडियम्स मैंने आपको ऊपर दिखाई हैं, इसके अलावा जो पूरा का पूरा पैसेज दिया जाता है, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन गाइस, इसमें इंग्लिश में पैसेज गिवन है, आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। कुल मिला के ऐसे सारे क्वेश्चन पेपर्स में आपको दिखा सकता हूं जिसमें एटलीस्ट 1 और 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये देखिए, इसी क्वेश्चन पेपर में एक और क्वेश्चन है, यहां पर पैसेज हिंदी में गिवन है, आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो कुल मिला के गाइज अब तक आपको क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट के बारे में पता लग गया होगा। आप चाहें तो एक और क्वेश्चन पेपर देख लें, और जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो ईडियम्स मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी स्टूडेंट से कि गाइज ट्रांसलेशन में स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस और टिप्स मैं आपको दूंगा। आज एक सैंपल क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं उनका पहला अटेम्प्ट आपका होना चाहिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम उनके आंसर डिस्कस करें। एक और क्वेश्चन पेपर में आप ये पैसेज देख सकते हैं जो हिंदी में गिवन है, आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, और एक क्वेश्चन ऐसा है जो इंग्लिश में गिवन है, आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। तो आई थिंक सभी क्वेश्चन पेपर्स में यही सेम पैटर्न फॉलो होता है। तो हम सीधा डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन ट्रांसलेशन। तो पिछली वीडियो में हमने ऐसे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन डिस्कस किए थे, लेकिन आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ये शुरू होता है, एक पैसेज है, शुरू होता है, डॉल्फिन्स आर रिगार्डेड एज द फ्रेंडलीस्ट क्रीचर्स इन द सी एंड स्टोरीज ऑफ देम हेल्पिंग ड्राउनिंग सेलर्स हैव बीन कॉमन सिंस रोमन टाइम्स। सबसे पहली बात मैं बताना चाहूंगा, ये अनसीन पैसेज जरूर है। इसकी पूरी पूरी संभावना है कि जो पैसेज आपको क्वेश्चन पेपर में दिया जाएगा, आपने शायद वो पैसेज पहले कभी नहीं देखा होगा, नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मेरी ये सजेशन है कि इसको आप एक बारी में पूरा रीड नहीं भी करें तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आपको फोकस करना है फर्स्ट लाइन पर, उसका स्ट्रक्चर समझिए, ठीक है। और अगर आपका पहला सेंटेंस ही बहुत बड़ा है, फॉर एग्जांपल देखिए, इसका जो पहला सेंटेंस है गाइस, इसमें 2 क्लॉज हैं। अगर आप क्लॉज समझते हैं, क्लॉज क्या होता है? किसी एक सेंटेंस का एक ऐसा पार्ट जो अपने आप में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, उसे हम बोलते हैं क्लॉज। ये टेक्निकल टर्म जानना जरूरी नहीं है। अगर सिंपल टर्म्स में बात करें तो हमारा सेंटेंस शुरू होता है यहां से, डॉल्फिन्स आर रिगार्डेड एज द फ्रेंडलीस्ट क्रीचर्स इन द सी। उसके बाद एक कंजंक्शन लग गया एंड। तो कहने का मतलब है, पहले आप उस फर्स्ट पार्ट को ट्रांसलेट करिए, उसके बाद जो एंड के बाद सेकंड पोर्शन है सेंटेंस का, उसे ट्रांसलेट करेंगे। धीरे धीरे आपकी ट्रांसलेशन इंप्रूव होती जाएगी। लेकिन पहला जो पार्ट है गाइस, इसमें भी अगर आप चाहें तो इस पार्ट को आप छोटे छोटे पार्ट्स में या अंश में आप तोड़ सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। छोटे छोटे शब्दों को या फ्रेजेस को आप ट्रांसलेट करें इंडिपेंडेंटली, उसके बाद उन्हें कनेक्ट करें अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ ग्रामर। बिकॉज यहाँ पे हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो हिंदी में जो रूल्स लगते हैं उन्हें फॉलो करेंगे। देखिए, पहले तो हमको ये पता होना चाहिए डॉल्फिन्स को हिंदी में कैसे लिखते हैं। जिन स्टूडेंट्स की हिंदी बहुत स्ट्रांग है वो शायद डॉल्फिन को ऐसे ना लिखे, वो शायद सूंस लिखेंगे डॉल्फिन्स को हिंदी में, लेकिन आप ऐसे भी डॉल्फिन्स को लिख सकते हैं। अब देखिए, आगे लिखा है डॉल्फिन्स आर रिगार्डेड, ठीक है। अब ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है यहाँ पे कि रिगार्ड का मतलब यहाँ पे तो होता है कि किसी को रिगार्ड करना या रिगार्ड देना, है ना। आप सेंटेंस का मीनिंग समझिए गाइस। डॉल्फिन्स को माना जाता है, क्या माना जाता है? समुद्र की सबसे ज्यादा मिलनसार जीव माना जाता है। ये क्वाइट पॉसिबल है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में पूरा सेंटेंस आप ट्रांसलेट ना कर पाए, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, इन द सी मीन्स समुद्र में, लेकिन अगर आप सेंटेंस को पूरा स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे तो यहां पर आएगा समुद्र की।
अब फ्रेंडलीएस्ट का अगर आपको हिंदी ट्रांसलेशन नहीं समझ में आ रहा तो आप ये समझिए कि फ्रेंडली क्या होता है, क्योंकि फ्रेंडली एक ऐसा एडजेक्टिव है, ठीक है, जिससे फ्रेंडलीएस्ट बना है, यानी सबसे ज्यादा फ्रेंडली। तो फ्रेंडली को आप हिंदी में लिख सकते हैं अनुकूल, मैत्रीपूर्ण या मिलनसार। तो मेरे हिसाब से मिलनसार एक ऐसा शब्द है जो फ्रेंडली को डिनोट करता है, ठीक है। इसीलिए मेरा पहला सेंटेंस का जो फर्स्ट पार्ट है उसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, डॉल्फिन्स, ठीक है, डॉल्फिन को समुद्र की सबसे ज्यादा मिलनसार जीव माना जाता है। उसके बाद आगे देखिए, सो गाइस एन के बाद लिखा है स्टोरीज ऑफ देम हेल्पिंग ड्राउनिंग सेलर्स हैव बीन कॉमन सिंस रोमन टाइम्स। अगर बाय एनी चांस आपको पहला सेंटेंस ही बहुत डिफिकल्ट लग रहा है गाइस, मैं सजेस्ट करूंगा कि प्रैक्टिस में अगर क्वेश्चंस आप थोड़े से डिफिकल्ट लेते हैं, दैट इज गुड फॉर यू, क्योंकि एग्जाम्स में अगर इजी क्वेश्चंस आते हैं तो आपके लिए बहुत इजी होने वाला है, ठीक है। एंड बाय द वे ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से नहीं दिया है, ये आपके स्टडी मटेरियल में फर्स्ट यूनिट के बैक में जो क्वेश्चंस है वहां से हमने लिया है। तो इस समय हम कर रहे हैं स्टोरीज ऑफ देम, यानी उनकी कहानियां। कैसी कहानियां? हेल्पिंग यानी मदद, किसकी मदद की उन्होंने? ड्राउनिंग सेलर्स यानी डूबते नाविकों की मदद की उन्होंने, ठीक है। और ऐसी जो कहानियां हैं उनकी डूबते नाविकों को बचाने वाली, वो कब से कॉमन है? कॉमन मींस प्रचलित। कब से कॉमन है? रोमन टाइम से। तो ऐसे अगर बिट्स एंड पार्ट्स में अगर आप स्लोली एंड ग्रेजुअली सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, गाइस आई एश्योर यू ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। सेकेंडली इसके डुअल बेनिफिट्स होने वाले हैं। एक तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आपकी स्ट्रांग हो जाएगी ऑब्वियसली, एंड सेकेंडली आपकी जो ट्रांसलेशन स्किल्स हैं या इंग्लिश स्पीकिंग या राइटिंग स्किल्स हैं वो भी इंप्रूव होने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा पहला सेंटेंस बनता है डॉल्फिन को समुद्र की सबसे ज्यादा मिलनसार जीव माना जाता है और डूबते नाविकों की मदद करने की उनकी कहानियां रोमन काल से प्रचलित हैं। जैसे आप देख सकते हैं स्लाइड में मैंने छोटे छोटे जो फ्रेजेस हैं उन्हें अलग से ट्रांसलेट किया है। स्टोरीज ऑफ देम मींस उनकी कहानियां, ड्राउनिंग सेलर्स डूबते नाविक, हैव बीन कॉमन सिंस रोमन टाइम्स रोमन काल से प्रचलित हैं। ये सेम तरीका अगर आप फॉलो करेंगे गाइज, आई एम श्योर कि आपकी ट्रांसलेशन बहुत ईजी होने वाली है। जिन स्टूडेंट्स को ये डिफिकल्ट लग रहा है वो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। अगर आप चाहते हैं कि हम इजी पैसेज से स्टार्ट करें वैसा भी हम शुरू कर सकते हैं। उसके बाद इसी पैराग्राफ की जो नेक्स्ट लाइन है वो हम पढ़ते हैं, द मोर वी लर्न अबाउट डॉल्फिन्स। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, तो आपको इतने पार्ट का ही ट्रांसलेशन पहले विजुअलाइज करना चाहिए, दिमाग में सोचना चाहिए। अगर आप रफ वर्क यूज करना चाहते हैं तो आपको यहीं पे लिख लेना चाहिए, द मोर वी लर्न अबाउट डॉल्फिन्स। अब देखिए यहाँ पर जो वर्ब है दैट इज लर्न। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स बोले कि लर्निंग का मतलब होता है सीखना, है ना, लेकिन यहाँ पर किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है कि जितना ज्यादा हम डॉल्फिन्स के बारे में जानते हैं, जितना अधिक हम डॉल्फिन के बारे में जानते जाते हैं, उसके बाद कॉमा के बाद देखिए द मोर वी रियलाइज, है ना, उतना ही हमें एहसास होता है क्या? दैट देयर सोसाइटी is more complex than people previously imagined। यानी लोगों ने पहले जितनी कल्पना की थी, लिखा है ना than people previously imagined, लोगों ने पहले जितनी कल्पना की थी उनका समाज उससे कहीं ज्यादा अधिक जटिल होता है। बस इन्हें आप कनेक्ट कर दीजिए, आपका सेंटेंस रेडी हो गया। तो जितना अधिक हम डॉल्फिन के बारे में जानते जाते हैं उतना ही हमें एहसास होता है कि लोगों ने पहले जितनी कल्पना की थी उनका समाज यानी डॉल्फिन का समाज उससे कहीं ज्यादा अधिक जटिल होता है। यह है गाइस आपका नेक्स्ट सेंटेंस। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा है, बाय द वे मैं चाहूंगा कि सारे सेंटेंसेस आपको मैं करके ना बताऊं, ये एक
प्रोसेस मैंने आपको बताया है, कैसे बिट्स एंड पार्ट्स में सेंटेंस को तोड़िए और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, उन्हें अलग से ट्रांसलेट करिए, फिर पूरे सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट कर दीजिए, क्योंकि इवेंचुअली जिस लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट कर रहे हैं उसके रूल्स भी आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज दे लुक आफ्टर अदर डॉल्फिन्स व्हेन दे आर इल। कितना इजी सेंटेंस है ना। वे अन्य डॉल्फिन की देखभाल करती हैं। अब आपका क्वेश्चन होने वाला है कि यहां पर हमने करती हैं क्यों लिखा है। तो गाइस ऐसा है, अगर आप हिंदी की बात करते हैं, कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो या लिविंग ऑब्जेक्ट हो या एनिमल हो, हिंदी में उसे एक जेंडर असाइन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोलें हवा, ठीक है, तो आप यही बोलेंगे हवा बहती है, आप ये तो नहीं बोलेंगे कि हवा बहता है। सिमिलरली, अगर मैं बोलूं कि मैंने किताब खरीदी है, मैं यही बोलूंगा मैंने किताब खरीदी है या खरीदनी है या मैंने किताब खरीदी। मैं ये नहीं बोलूंगा मैंने किताब खरीदना है या खरीदा, ठीक है। तो यहां पर डॉल्फिन्स को हमने फेमिनिन जेंडर असाइन किया है, हिंदी में ऐसा ही होता है। तो वे अन्य डॉल्फिन की देखभाल करती हैं जब वे बीमार होती हैं। लेकिन अगर इस पर आपका कोई और ओपिनियन है, मोस्ट वेलकम, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। उसके बाद देखिए, केयर फॉर प्रेग्नेंट मदर्स, यानी गर्भवती माताओं की देखभाल करती हैं। उसके बाद एंड आ गया, एंड प्रोटेक्ट द वीकेस्ट इन द कम्युनिटी एज वी डू, यानी और समुदाय में सबसे कमजोर लोगों की रक्षा करती हैं जैसे हम करते हैं। बस इन्हें कनेक्ट कर दीजिए, मेक श्योर आपके सेंटेंस में कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है। सो वे अन्य डॉल्फिन की देखभाल करती हैं जब वे बीमार होती हैं, गर्भवती माताओं की देखभाल करती हैं और समुदाय में सबसे कमजोर की रक्षा करती हैं जैसे कि हम करते हैं। तो ये है गाइस आपका नेक्स्ट सेंटेंस। उसके बाद आगे देखिए, ये आपका नेक्स्ट पैरा है। आई थिंक सम साइंटिस्ट्स have suggested that dolphins have a language। तो सीधी सीधी बात है, जहां पर कॉमा लग गया आपको समझ में आ जाएगा कि ये अपने आप में एक क्लॉज है जिसे आप अलग से ट्रांसलेट करिए, विजुअलाइज कीजिए लिखने से पहले, ठीक है। तो सम साइंटिस्ट मीन्स कुछ वैज्ञानिक, क्या किया है उन्होंने सुझाव दिया है, कुछ वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया है क्या, कि डॉल्फिन्स हैव अ लैंग्वेज, मीनिंग डॉल्फिन की एक भाषा होती है। उसके बाद देखिए, बट इट इज मच मोर प्रोबेबल दैट दे कम्युनिकेट विद ईच अदर विदाउट नीडिंग वर्ड्स। तो इन्हें आप हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए, बट इट इज मच मोर प्रोबेबल को लिखेंगे, लेकिन यह कहीं ज्यादा संभव है क्या, कि वे शब्दों की आवश्यकता के बिना एक दूसरे के साथ संवाद करते हों। तो वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया है कि डॉल्फिन की एक भाषा होती है, लेकिन यह भी उससे कहीं ज्यादा संभव यह है कि वे शब्दों की आवश्यकता के बिना एक दूसरे के साथ संवाद करते हों। इसकी प्रोबेबिलिटी है, उससे ज्यादा प्रोबेबल है, ये जो साइंटिस्ट ने बोला है उससे ज्यादा प्रोबेबल है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस बहुत ही बढ़िया, अगर आप समझें इसे, कुड any of these mammals be more intelligent than man? क्या इनमें से कोई भी स्तनधारी मनुष्य से अधिक बुद्धिमान हो सकता है? अब ये तो गाइस आप लेके चलिए, अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, ट्रांसलेट करने के लिए बोला है, कम से कम एक दो वर्ड्स ऐसे होंगे जरूर जिन्हें आप सोचते रह जाएंगे कि इन्हें हिंदी में ट्रांसलेट कैसे करें, या हिंदी में वर्ड होगा आप सोच में पढ़ सकते हैं कि इंग्लिश में इसका क्या ट्रांसलेशन होती है। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर वो वर्ड आपको ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, अगर आपको नहीं याद आ रहा, नहीं पता, ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कीजिएगा, पूरे सेंटेंस को पढ़ो, उसका मीनिंग समझो, और नियर अबाउट जो वर्ड आपको लगता है that closely resembles that word वो लिख दीजिए। उसके चक्कर में बाकी के क्वेश्चंस खराब नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है, यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या इनमें से कोई भी मैमल यानी स्तनधारी मनुष्य से अधिक बुद्धिमान हो सकता है? ये एक रिटोरिकल क्वेश्चन है। उसके बाद गाइस आगे देखिए, सर्टेनली द मोस्ट कॉमन आर्ग्यूमेंट। अब जिन्होंने
इंग्लिश फ्लुएंसी की फर्स्ट क्लास अटेंड करी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी स्टूडेंट्स का लैंग्वेज पेपर इंग्लिश फ्लुएंसी होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। अगर किसी के पास इंग्लिश फ्लुएंसी है, उन्होंने हमारे चैनल पर फर्स्ट क्लास अटेंड करी है, तो उस क्लास में मैंने क्लियरली बताया है कि आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है। एक तो होता है जब कोई बहस चल रही हो, यानी कि हीटेड एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स, जिसको कहते हैं कि हाँ भाई ये लोग आर्ग्यू कर रहे हैं, थोड़ा गुस्से में भी हैं। उसके अलावा आर्ग्यूमेंट का मीनिंग ये भी होता है जब आप अपना एक रीजन आंसर देते हैं, एक लॉजिकल रीजन देते हैं, अपना तर्क देते हैं। तो यहां पर आर्ग्यूमेंट का मतलब यह है कि तर्क या लॉजिक या रीजन, ठीक है। तो द मोस्ट कॉमन आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ मैन्स सुपीरियरिटी ओवर देम, ठीक है। अब देखिए, ये काफी पॉसिबल है कि पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था सेंटेंस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। जहां पर कंजंक्शन लगी हुई है, क्लॉज एक इंडिपेंडेंट पार्ट एग्जिस्ट कर सकता है, उसे अलग से ट्रांसलेट करें और बाकी छोटे छोटे वर्ड्स को भी करें। तो हम ऐसा ही करेंगे, ठीक है। देखिए, सर्टेनली मीन्स निश्चित रूप से, द मोस्ट कॉमन आर्ग्यूमेंट मीन्स सबसे साधारण या सामान्य या आम तर्क। किस चीज का? इन फेवर ऑफ, यानी किसके पक्ष में? किसी के पक्ष में। किसके पक्ष में? मैन्स सुपीरियरिटी ओवर देम, यानी मनुष्य की उन पर श्रेष्ठता। अब मनुष्य किससे ज्यादा श्रेष्ठ है, सुपीरियर है? यहां पर बात हो रही है डॉल्फिन्स की। तो ये बता रहे हैं द मोस्ट कॉमन आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ मैन्स सुपीरियरिटी ओवर देम। क्या आर्ग्यूमेंट है? द लॉजिक इज that we can kill them more easily than they can kill us. अब आप देखिए, हम पर्यावरण कह लीजिए या एनिमल्स या वाइल्ड लाइफ पर कितना हम अत्याचार करते हैं, तो we can kill them more easily than they can kill us. ये फैक्ट है। हम उन्हें अधिक आसानी से मार सकते हैं जितना वे हमें मार सकते हैं, है ना। तो ये जो लॉजिक है, दिस इज द लीस्ट सैटिस्फैक्टरी, सबसे कम संतोषजनक है। तो अब आप पूरा सेंटेंस देखिए क्या बना। निश्चित रूप से मनुष्य की उन पर श्रेष्ठता के पक्ष में सबसे आम तर्क कि हम उन्हें अधिक आसानी से मार सकते हैं जितना वे हमें मार सकते हैं, है ना। उनके कंपैरिजन में हम उन्हें ज्यादा आसानी से मार सकते हैं क्योंकि हम अत्याचार करते हैं वाइल्ड लाइफ पर और हम एनवायरनमेंट भी डिग्रेड करते हैं। ये जो तर्क है ये सबसे कम संतोषजनक है, दैट इज लीस्ट सैटिस्फैक्टरी। ऑन द कॉन्ट्ररी, द मोर वी डिस्कवर अबाउट दीज रिमार्केबल क्रीचर्स, देखिए ऑन द कॉन्ट्ररी मीन्स इसके विपरीत, इसके एन उल्ट, है ना। लिखने में लिख लीजिए आप इसके विपरीत। द मोर वी डिस्कवर अबाउट दीज रिमार्केबल क्रीचर्स, यानी कि जितना अधिक हम इन उल्लेखनीय प्राणियों के बारे में खोज करते हैं। गाइस, मैंने पहले बोला था कि पूरे पैसेज में 2-3 वर्ड्स ऐसे जरूर हो सकते हैं जिनका आपको एग्जैक्ट वर्ड इंग्लिश या हिंदी में ना समझ में आए। एग्जाम में ऐसा हो सकता है क्योंकि आप जितनी भी प्रिपरेशन करिएगा, कुछ वर्ड्स ऐसे हो सकते हैं जो आपको एकदम क्लिक ना करें। तो घबराइएगा बिल्कुल नहीं, उस वर्ड के चक्कर में पूरा पैसेज नहीं खराब करिएगा प्लीज, ठीक है। तो रिमार्केबल का मीनिंग उल्लेखनीय, क्रीचर्स मीन प्राणियों या प्राणी। तो जितना अधिक हम इन उल्लेखनीय प्राणियों के बारे में खोज करते हैं, है ना, द मोर वी डिस्कवर अबाउट दीज रिमार्केबल क्रीचर्स, द लेस वी अपीयर सुपीरियर व्हेन वी डिस्ट्रॉय देम, यानी उतना ही कम श्रेष्ठ हम दिखाई देते हैं। कब? जब हम उन्हें नष्ट करते हैं। तो ये है गाइस आपका सेंटेंस। दिस इज द लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैसेज। शेयर करने वाला हूं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, तो पीपीटी की चिंता नहीं करिएगा। इसके अलावा कोई और पैसेज जो आपकी स्टडी मटेरियल में है या किसी बुक में गिवन है, आप चाहते हैं हम उस पर वीडियो बनाएं, प्लीज उसे शेयर कीजिए, कहीं पर अपलोड कीजिए और उसे कमेंट सेक्शन में लिंक डालिए। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। मैं सजेस्ट करूंगा, एडवाइस करूंगा आप लास्ट क्लास को जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम ऐसे ही कुछ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स
जो आपके स्टडी मटेरियल में गिवन है, जो सिलेबस में गिवन है, डिस्कस करेंगे। और साथ ही में हर क्लास में हम ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट दिखाया है, जिसमें पार्ट ए में पूरी उम्मीद है कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको कुछ ईडीएम्स ट्रांसलेट करनी होती हैं, उनके इंग्लिश इक्विवेलेंट्स बताने होते हैं। आई थिंक लास्ट क्लास में भी हमने इनको डिस्कस किए हैं। और पार्ट बी में 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, ये आपकी एबिलिटी टू ट्रांसलेट पर डिपेंड करते हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज पर डिपेंड नहीं करते हैं। हालांकि जैसे ही हम आगे पढ़ेंगे कुछ कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू ट्रांसलेशन, कि ट्रांसलेशन कैसे की जाती है, क्या उसके टाइप्स हैं, वो भी आपको हेल्प करेंगे। तो गाइज, दिस इज इट इन दिस वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, please subscribe to our channel, and if you have any queries, please feel free to write in the comment section, and thank you for watching.